हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बैंकिंग अवेयरनेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये लेक्चर शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे और उतने मार्क्स आप अपने सिक्योर कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे क्योंकि जिस मनी मार्केट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भारत का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका एक सेगमेंट है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मनी मार्केट है क्या। फिर हम देखेंगे मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो पास्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, तो इन सब एग्जाम्स में पास्ट में जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे लोगों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, करेंसीज, कमोडिटीज, इन सबको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पे अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा यहाँ पे निवेश कर सकते हैं अलग अलग फाइनेंशियल एसेट में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, करेंसीज में, कमोडिटीज में, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करके फंड रेज किया जाता है। जो फंड है उसको बोरो किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है, ये इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा रहता है उस पैसा को ये वैसे इंटिटीज तक पहुंचाने का काम करता है जिसको कि फंड का जरूरत रहता है। ठीक है, अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट का ना अलग अलग टाइप्स है। भारत के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो ये तो दो मेन टाइप्स है, लेकिन इसके अलावा भी भारत में फाइनेंशियल मार्केट का अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, जो करेंसीज होता है, फॉरेन करेंसीज, उसको खरीदा और बेचा जाता है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में जो कमोडिटी रहता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इन सब का ट्रेडिंग होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका ट्रेडिंग होता है। वैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओवर द काउंटर मार्केट हो गया। ओवर द काउंटर मार्केट में क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली ट्रेडिंग होता है, बिना स्टॉक एक्सचेंज का। बीच में स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहता है, डायरेक्टली उनके बीच में ट्रेडिंग होता है। और जनरली ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होता है ना, वो वैसे सिक्योरिटीज का होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब अलग अलग टाइप्स का फाइनेंशियल मार्केट है हमारे देश के अंदर, लेकिन जो मेन दो टाइप्स है फाइनेंशियल मार्केट का भारत के अंदर, वो क्या है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर हम मनी मार्केट के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए, कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है। इसमें हम जनरली लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज्यादा पीरियड। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट होता है, जैसे कि कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो इन सब के द्वारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फंड को बोरो किया जाता है इन्वेस्टर से, अलग अलग पर्पस के लिए। कोई कंपनी है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल मार्केट के अंदर आईपीओ लाता है और लोगों से पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करता है, इन्वेस्टर से पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, तो वो
5 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाला, 10 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाला यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करता है और लॉन्ग टर्म के लिए फंड बोरो करता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो होम लोन का जो टेन्योर होता है वो जनरली क्या होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए फंड बोरो कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए फंड बोरो किया जाता है इन्वेस्टर से, कंपनीज और गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आ गया कैपिटल मार्केट? और देखिए कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो रेगुलेट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट समझ में आ गया। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है। अब देखिए मनी मार्केट में क्या होता है, तो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट होता है ना, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या फिर उससे कम होता है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। कैपिटल मार्केट के केस में हमने क्या देखा था, कैपिटल मार्केट के केस में हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जनरली जिसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा होता है। लेकिन मनी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होता है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। तो जो भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, इन सब का जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होता है, कम समय के लिए इनको जो पैसा का जरूरत होता है, तो वो फंड ये मनी मार्केट के अंदर रेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बैंक है, क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बैंक का जो डिपॉजिटर्स है उसके द्वारा ना अचानक से एक साथ बहुत सारे डिपॉजिटर्स के द्वारा बैंक से अपना फंड विड्रॉ किया जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि उस बैंक के अंदर फंड का शॉर्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, बैंक यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी दूसरे बैंक से, किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए फंड बोरो कर सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, जो यूटिलिटी बिल्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब पे करना है, लेकिन उस कंपनी के अंदर जो करंट कैश रिजर्व है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करता है, मनी मार्केट के अंदर जो कमर्शियल पेपर होता है उसको वो इशू करता है और इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म के लिए फंड बोरो कर लेता है। डोंट वरी, कमर्शियल पेपर सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिए कि मनी मार्केट के अंदर क्या होता है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, इन सब के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए फंड बोरो किया जाता है इन्वेस्टर से, कम समय के लिए फंड बोरो किया जाता है इन्वेस्टर से। और यहाँ पे जो मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट होता है उसके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, फंड को बोरो किया जाता है, लेंड किया जाता है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। और यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है, अक्सर मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है ओवरनाइट। यहाँ पे 1 दिन के लिए अक्सर फंड बोरो किया जाता है या लेंड किया जाता है, या फिर कुछ दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट के केस में हमने क्या देखा था कि उसको सेबी रेगुलेट करता है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हम बात करने वाले हैं कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इशू करके, जिसके थ्रू जो फंड है उसको बोरो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक लिस्ट है। ट्रेजरी बिल्स, जिसको वाइडली टी बिल्स के नाम से जाना जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, कमर्शियल पेपर्स सीपी, रीपर्चेस एग्रीमेंट, रेपो, कॉल मनी, कमर्शियल बिल। तो इन सबको अब हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात करें, जिसको वाइडली टी बिल्स के नाम से जाना जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि इसको इशू करके शॉर्ट टर्म के लिए फंड बोरो किया जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है भारत सरकार के बिहाफ पे। तो जब भी भारत सरकार को कम समय के लिए फंड का जरूरत होता है तो भारत सरकार ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और भारत सरकार के पास पैसा आता है, ठीक है। अब देखिए ट्रेजरी बिल्स को अलग अलग मेच्योरिटी में इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स को अभी 3 टेनोर में इशू किया जाता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। जाहिर सा बात है कि ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो मैक्सिमम 1 साल ही होगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 3 अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड में इसको इशू किया जाता है, 91 डेज
कि मैच्योरिटी पीरियड वाला ट्रेजरी बिल्स इशू किया जाता है, 182 डेज का और 364 डेज के मैच्योरिटी पीरियड वाला ट्रेजरी बिल्स इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार के बिहाफ पे, ठीक है। अब देखिए जो ट्रेजरी बिल्स होता है ना, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू रहता है उस वैल्यू पे आपको इशू नहीं किया जाता है, उससे कम वैल्यू पे आपको इशू किया जाता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब इसको रिडीम किया जाता है, तो उस समय उसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक 91 डेज के मैच्योरिटी वाला ट्रेजरी बिल है जिसका फेस वैल्यू ना 1000 रुपीज है, तो इसको ना हमेशा 1000 रुपीज से कम में इशू किया जाएगा। मान लीजिए कि इसको 900 रुपीज पे इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है, 100 रुपए के डिस्काउंट पे इसको इशू किया जा रहा है। आप जब इस 91 डेज मैच्योरिटी वाले ट्रेजरी बिल में निवेश करेंगे तो आपको 900 रुपए देना पड़ेगा। 91 डेज के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो जब इसको रिडीम किया जाएगा उस समय आपको 1000 रुपीज दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और मैच्योरिटी के समय में इसको जो फेस वैल्यू रहता है उस पे रिडीम किया जाता है। समझ में आ गया ट्रेजरी बिल? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है एज अ प्रोमिसरी नोट पे। आप जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको इशू किया जाता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 साल हो सकता है। जाहिर सा बात है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 साल हो सकता है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए आपने बैंक में पैसा जमा किया कुछ समय के लिए और उसके अगेंस्ट में बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है, वही क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो ये नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक में पैसा जमा किया 3 महीने के लिए, उसके अगेंस्ट में बैंक ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया, लेकिन 3 महीने से पहले आपको पैसा का जरूरत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को किसी दूसरे इन्वेस्टर को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा कम प्राइस देगा लेकिन आपका जो कैश रिक्वायरमेंट होगा उस समय वो पूरा हो जाएगा। तो ये नेगोशिएबल होता है। ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कल को बैंक आपका पैसा नहीं लौटाया, बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है? एक तरीके से आपसे फंड बोरो कर रहा है, राइट। तो कल को बैंक अगर आपका पैसा नहीं चुकाया तो यहाँ पे कोई एसेट नहीं रहता है जिसको बेच करके आपका पैसा चुकाया जाएगा। तो ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको एज अ प्रॉमिसरी नोट इशू किया जाता है जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उसके अगेंस्ट में। मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है उसमें क्लियरली ये मेंशन रहता है कि बैंक आपसे इतना पैसा ले रहा है इतने दिन के लिए और इतने दिन के बाद आपको ये पैसा बैंक लौटा देगा जिसमें इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इशू किया जाता है। और देखिए भारत में पहली बार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1989 में भारत में पहली बार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसे तो हमने इन जनरल देख लिया कि बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है। अब किसके द्वारा इशू किया जाता है? कौन कौन से बैंक के द्वारा? तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकता है। नाउ बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स कैसे हो सकता है? रीजनल रूरल बैंक्स तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2021 में, जून 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया गया था जिसमें आरबीआई ने ये मेंशन किया था कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। ओके, नाउ देखिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसको सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म यानी कि डीमेट फॉर्म में ही इशू किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इसको इशू किया जा सकता है। और इसको जो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी है सेबी के पास, जैसे कि एनएसडीएल, सीडीएसएल, उसके पास होल्ड करके रखा जा सकता है। सेम जैसे शेयर्स में होता है। शेयर्स में क्या होता है? शेयर्स में आप पैसा निवेश करते हैं तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आता है, राइट। उसी प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को
डीमेट फॉर्म में इशू किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जाता है। और देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मिनिमम 5 लाख रुपए की डिनोमिनेशन में इशू किया जा सकता है या फिर ये इसके मल्टीपल्स में इशू किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बैंक है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहा है तो उसका वैल्यू 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 लाख रुपए के मिनिमम 5 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में ही इसको इशू किया जाएगा या फिर ये इसके मल्टीपल्स में हो सकता है। 10 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे हो सकता है। 5 लाख रुपए से कम के डिनोमिनेशन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो 1 लाख रुपए था, तो फिर से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो 2021 का मास्टर डायरेक्शन है उसमें लिमिट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टेनर का बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को 7 दिनों से कम के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। मिनिमम जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 7 डेज है और इसको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और ये जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के समय में इसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स के केस में था। मान लीजिए कि 5 लाख रुपए के वैल्यू वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा रहा है, तो उस समय जब आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए से कम पैसा देना पड़ेगा। 4,90,000, 4,80,000 इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के समय में जो उसका फेस वैल्यू होगा 5 लाख रुपया, वो पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी इशू किया जा सकता है या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के आधार पे भी इसको इशू किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिसको बैंक इशू कर रहा है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेट्स से कि 6 महीना है, तो पूरा 6 महीना के दौरान अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के आधार पर इशू किया गया है तो पूरे 6 महीना के दौरान जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा वो सेम रेट के हिसाब से होगा। और अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इशू किया जा रहा है तो पूरे 6 महीना के दौरान ये जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के आधार पे भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने क्या बात किया, बैंक के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है उसके बारे में हमने बात किया। नाउ देखिए जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सेलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हुआ है, उसके द्वारा भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकता है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है वो मिनिमम 1 लाख रुपए की डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है या फिर ये इसके मल्टीपल्स में हो सकता है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे हो सकता है। 1 लाख रुपए से कम के डिनोमिनेशन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं किया जा सकता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो कोई व्यक्ति है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में निवेश करना चाहता है जिसको कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, तो इस केस में उसको कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। वो 1 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम मैच्योरिटी पीरियड का बात करें तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम नहीं हो सकता है और 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इसको भी डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और मैच्योरिटी के समय में फेस वैल्यू पे रिडीम किया जा सकता है या फिर ये कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेकर के और मान लीजिए कि उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है, आपको बैंक के हिसाब से आंसर देना है। जो हमने बैंक के केस में देखा था कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर, तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन देना है। जब तक क्वेश्चन में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंशन नहीं रहेगा आपको बैंक का केस समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। देखिए
जिस प्रकार से बैंक के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो हाईली रेटेड कंपनीज है, जिसको कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तरफ से अच्छा रेटिंग प्रोवाइड किया गया है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड किया गया है, तो हमारे देश के अंदर जो हाईली रेटेड कंपनीज है उसके द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसको इशू करके शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है। और इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो जो हाईली रेटेड कंपनीज है उसके द्वारा इशू किया जाता है फंड रेज करने के लिए। और इसका भी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 1 साल होता है, 1 साल से ज्यादा इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किया गया है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है तो कोई एसेट नहीं रहता है, बीच में कोई कोलेटरल नहीं रहता है जिसको सेल करके आपका पैसा चुकाया जा सके। तो ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसको भी प्रॉमिसरी नोट के तौर पे इशू किया जाता है। इसमें मेंशन रहता है कि कंपनी आपसे इतना पैसा ले रहा है इतने दिन के लिए, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इतने दिन के बाद आपको इतना पैसा लौटा दिया जाएगा, जिसमें कि इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होगा। तो इसको एज अ प्रॉमिसरी नोट के तौर पे इशू किया जाता है। भारत में इसको पहली बार 1990 में इशू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, भारत में पहली बार कमर्शियल पेपर को 1990 में इशू किया गया था। ओके, अब देखिए कौन कौन एलिजिबल इशूअर है। ऐसे तो हमने देख लिया कि हाईली रेटेड जो कंपनीज होता है वो कमर्शियल पेपर को इशू करके शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है? तो जो भी कंपनीज हैं वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। एनबीएफसीज इंक्लूडिंग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो इशू कर सकता है। इनवाइट्स और राइट्स जो है, इनवाइट्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करता है। राइट्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इन सब के द्वारा भी कमर्शियल पेपर को इशू किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितना भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एग्जिम, ये सब के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू करके जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड है वो रेज किया जा सकता है। बस यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि इन सब के द्वारा अगर किसी बैंक से, किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी एनबीएफसी से लोन लिया गया है तो वो लोन के ऊपर किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए जब इनके द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किया जा रहा है। तो ये बस एक कंडीशन है। इसके अलावा देखिए, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ है और जिसको कि कानूनी रूप से परमिट किया गया है कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है भारत के अंदर, तो उसके द्वारा भी कमर्शियल पेपर को इशू किया जा सकता है। इन सब के अलावा कोई भी एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली परमिट किया हुआ है वो कमर्शियल पेपर इशू करके शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज कर सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए एलिजिबल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो भी रेसिडेंट है भारत के अंदर, कोई इंडिविजुअल है, कोई एंटिटी है, वो कमर्शियल पेपर में निवेश कर सकता है। जो भी नॉन रेसिडेंट है, मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट इंडियंस है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो वो सब भी कमर्शियल पेपर में निवेश कर सकता है। यहाँ पे फेमा के अंदर जो लिमिट है कि इतना पैसा निवेश किया जा सकता है, उस लिमिट तक ही नॉन रेसिडेंट के द्वारा कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे कमर्शियल पेपर को भी सिर्फ डीमेट फॉर्म में इशू किया जा सकता है और सेबी के पास जो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी है उसके पास इसको हेल्ड किया जा सकता है। सेम जैसा कि हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में देखा था, इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जा सकता है उसी प्रकार से कमर्शियल पेपर को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जाता है। इसके अलावा जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में था उसी प्रकार से कमर्शियल पेपर को भी मिनिमम 5 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में ही इशू किया जा सकता है या फिर इसके मल्टीपल्स में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में इसको इशू किया जा सकता है। और जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में था, सेम यहाँ पे भी कमर्शियल पेपर का जो टेनर होगा, जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, वो 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आपको 4 पॉइंट दिख रहा है। 4 पॉइंट में से जो 3 पॉइंट है, डीमेट फॉर्म वाला पॉइंट, इसके बाद जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो वाला पॉइंट और टेनर वाला पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट सिमिलर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से। यहाँ पे बस एक डिफरेंस क्या है
कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता था और उसको फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के आधार पे भी इशू किया जा सकता था, लेकिन कमर्शियल पेपर को सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और मैच्योरिटी के समय में इसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको लर्न करना है तो लर्न करने में ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जैसा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में है सेम यहाँ पे कमर्शियल पेपर में भी ये तीनों पॉइंट सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट, जिसको कि वाइडली रेपो के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो पार्टी रहता है। एक पार्टी के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दूसरे पार्टी को सेल करता है इस एग्रीमेंट के साथ कि वो एक फ्यूचर डेट पे एक एग्रीड प्राइस पे, जो पहला पार्टी है वो दूसरे पार्टी से वापस से उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर लेगा। तो ये होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट। और देखिए यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है कि पहला पार्टी दूसरा पार्टी को अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है और एक फ्यूचर डेट पे एग्रीड प्राइस पे उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से परचेस कर लेगा। तो जिस प्राइस पे वो परचेस करेगा उसमें इंटरेस्ट भी शामिल रहता है। आई नो आपको समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि देखिए बैंक और आरबीआई के बीच में रेपो ट्रांजेक्शन होता है। मान लीजिए कि बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए फंड का जरूरत है और बैंक के पास ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है, तो बैंक क्या करता है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है इस एग्रीमेंट के साथ कि कुछ दिनों के बाद एक फ्यूचर डेट पे एक एग्रीड प्राइस पे, जिसमें कि इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होगा, उस प्राइस पे बैंक वापस से आरबीआई से उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए होता क्या है, देखिए एकदम आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो होता क्या है, बैंक को फंड का जरूरत है, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को फंड का जरूरत है, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है। बैंक क्या करता है, बैंक उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे आरबीआई के पास जमा कर देता है और उसके अगेंस्ट में वो फंड बोरो कर लेता है और यहाँ पे फिर बाद में जो बैंक है वो आरबीआई को फंड लौटा देता है और उसने जो कोलेट्रल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखा था वो वापस ले लेता है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, आरबीआई से फंड बोरो कर रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे बैंक को जो लोन दे रहा है, जो लेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर वो कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना। तो रेपो ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स है उसको लेंड करता है, उसको लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे रख के फंड बोरो किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। नाउ यहाँ पे कौन कौन से सिक्योरिटीज को रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एलिजिबल सिक्योरिटीज है रेपो ट्रांजैक्शन के लिए, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज, ये एलिजिबल सिक्योरिटीज है रीपर्चेस एग्रीमेंट के लिए। इसके अलावा जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, डिबेंचर्स होता है, वो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट है रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर, वो खुद अपने सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या फिर अगर कोई रिलेटेड एंटिटी है, उस कंपनी का कोई मान लीजिए कि सब्सिडरी है, तो उसके सिक्योरिटीज को वो कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को रीपर्चेस एग्रीमेंट में कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यूनिट या शेयर होता है, तो उसको भी एज अ कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर। इन सब के अलावा लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, जिसको कि केंद्र सरकार ने स्पेसिफिकली रीपर्चेस एग्रीमेंट के लिए स्पेसिफाई किया है, तो उन सिक्योरिटीज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर, रेपो के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है रीपर्चेस एग्रीमेंट में। तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है, बैंक है, एनबीएफसीज है, वो रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जो भी लिस्टेड कॉर्पोरेट है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है
और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल सिक्योरिटीज इशू किया हुआ है, तो वैसा अनलिस्टेड कंपनी उन स्पेशल सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल करके रेपो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इन सब के अलावा जितना भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, तो इन सब के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है रेपो के अंदर। इन सब के अलावा कोई भी एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, तो वो भी रेपो के अंदर रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम टेनोर का बात करें, तो रीपर्चेस एग्रीमेंट जो यहाँ पे होता है, तो वो मिनिमम 1 दिन के लिए हो सकता है। मिनिमम यहाँ पे 1 दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल के तौर पे रख के फंड बोरो किया जा सकता है। जो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज है उसको कोलेट्रल के तौर पे रख के फंड बोरो किया जा सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 1 साल के लिए ये हो सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सिंपली देखिए, मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल या फिर 1 साल से कम ही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कॉल मनी। कॉल मनी मनी मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे कमर्शियल बैंक, हमारे देश का जो कमर्शियल बैंक है, वो आपस में एक दूसरे को लेंडिंग करता है, वो आपस में एक दूसरे को फंड बोरो करता है, फंड लेंड करता है ओवरनाइट बेसिस पे, यानी कि 1 दिन के लिए यहाँ पे फंड बोरो किया जाता है, फंड लेंड किया जाता है। तो कॉल मनी जब भी आप सुनेंगे, ये बेसिकली रिलेटेड होता है बैंक का जो डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट होता है उससे। बैंक का जो डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए बैंक कॉल मनी के अंदर दूसरे बैंक से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 दिन के लिए फंड बोरो करता है, जो कैश शॉर्टेज होता है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन फैसिलिटी होता है। तो एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से जो फंड बोरो किया जाता है ओवरनाइट बेसिस पे, तो कुछ कोलेट्रल नहीं दिया जाता, ये अनसिक्योर्ड लोन फैसिलिटी होता है। और यहाँ पे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जाहिर सा बात है कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को फंड दे रहा है, फंड लेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है? वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है कॉल मनी रेट। और ये जो कॉल मनी रेट होता है, ये निर्भर करता है, ये कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, ये निर्भर करता है कि इंटर बैंक मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई कैसा है। मान लीजिए कि फंड का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस केस में जो कॉल मनी रेट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। फंड का डिमांड कम है तो जो कॉल मनी रेट होगा वो कम होगा। और देखिए यहाँ पे ये ना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी रहता है उस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, तो रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो बैंक को आरबीआई से जो फंड मिलेगा वो महंगा मिलेगा, उसके ऊपर बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो यहाँ पे जब बैंक को आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जब बैंक दूसरे बैंक को फंड देगा, उधार पे देगा, तो बैंक भी तो ज़्यादा चार्ज करेगा ना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर भी निर्भर करता है। अगर रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो कॉल मनी रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज कर दिया तो इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो कॉल मनी रेट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं और जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जब किसी बैंक के द्वारा 1 दिन के लिए फंड बोरो किया जाता है तो वो कॉल मनी कहलाता है। ओवरनाइट बेसिस 1 दिन के लिए फंड बोरो किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कॉल मनी कहलाता है। अगर 1 दिन से ज्यादा के लिए फंड बोरो किया जा रहा है, 2 दिन के लिए किया जा रहा है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नोटिस मनी कहलाएगा। तो कॉल मनी में क्या होता है? 1 दिन के लिए फंड बोरो किया जाता है, और नोटिस मनी में क्या होता है? 2 दिन से 14 दिन तक के लिए फंड बोरो किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है कमर्शियल बिल। देखिए, कमर्शियल बिल और कुछ भी नहीं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको ये पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है तो आपको कमर्शियल बिल भी समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक रिटन ऑर्डर होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत एक पार्टी को दूसरे पार्टी को एक सम ऑफ मनी देना होता है दूसरे पार्टी के डिमांड पे, या फिर एक डेट होता है उस डेट तक। तो कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, और जनरली इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? क्रेडिट सेल में किया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है,
उसने दूसरे कंपनी को उधार पे रॉ मटेरियल दिया। तो यहाँ पे जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी को उधार पे रॉ मटेरियल दिया है, जो पहला वाला कंपनी है, वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली मेंशन रहता है कि दूसरा वाला जो पार्टी है उसको इतना पैसा दिया गया है उधार पे और जो दूसरा पार्टी है वो इस डेट को इतना पैसा पहले वाले कंपनी को लौटा देगा। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है सेलर, जो बेच रहा है उधार पे सामान, वो बायर को देता है। बायर टर्म्स ऑफ कंडीशन देखता है इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और फिर वो उसको साइन कर देता है। जैसे ही वो इसको साइन करता है तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है ये ट्रेड बिल बन जाता है, ये मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, यानी कि इसको ट्रेड किया जा सकता है, इसको खरीदा जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है। मान लीजिए कि जो दूसरा पार्टी है जिसने उधार पे सामान लिया है, वो उसने बोला है कि 3 महीने के बाद वो पैसा चुकाएगा, लेकिन जो सेलर है उसको 3 महीने से पहले ही पैसा का ज़रूरत पड़ गया, तो वो क्या कर सकता है, वो इस ट्रेड बिल को अपने बैंक के पास लेके जा सकता है और बैंक क्या करेगा, मान लीजिए कि उस जो बिल का वैल्यू है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो बैंक अपना कुछ डिस्काउंट रख लेगा और बाकी का पैसा उस सेलर को दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है और यहाँ पे इस तरीके से जो ट्रेड बिल रहता है वो कमर्शियल बिल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कमर्शियल बिल होता है उसका जनरल टर्म क्या होता है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसे होता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने पहले ही देखा कि इसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको बाय और सेल किया जा सकता है और ये सेल्फ लिक्विडेटिंग भी होता है, यानी कि अगर आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं करेंगे, अपने पास आपने रखा हुआ है, तो मैच्योरिटी के समय में आपको जो पैसा मिलना है वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कमर्शियल बिल। तो ये लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितना सारा भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बस हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फिर हम बात करेंगे पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बस हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। और देखिए यहाँ पे ना कभी कभी चीज़ों को रिपीट करने से ना ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आपको बार बार चीज़ें लर्न नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो हमने देखा था ट्रेजरी बिल्स के बारे में। तो ट्रेजरी बिल्स किसके द्वारा इशू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन आरबीआई खुद के लिए इशू नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करता है। तो जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है। ट्रेजरी बिल्स को 3 अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड में इशू किया जाता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होता है, इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और मैच्योरिटी के समय में इसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मिनिमम 5 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है या फिर इसके मल्टीपल्स में इसको इशू किया जा सकता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है या फिर इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के आधार पे या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के आधार पे इशू किया जा सकता है। फिर हमने कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ा। तो कमर्शियल पेपर को कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, इसका भी मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको भी मिनिमम 5 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में या फिर इसके मल्टीपल्स में इशू किया जाता है और कमर्शियल पेपर को सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे ही इशू किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। रीपर्चेस एग्रीमेंट हमने देखा। रीपर्चेस एग्रीमेंट में क्या होता है, सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे दिया जाता है और फंड बोरो किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कॉल मनी। कॉल मनी में क्या होता है, एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट के लिए जो फंड है वो बोरो किया जाता है और 1 दिन से ज़्यादा के लिए जो फंड बोरो किया जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, नोटिस मनी कहलाता है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए अगर फंड बोरो किया जा रहा है तो वो नोटिस मनी कहलाता है। फिर हमने देखा कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर बेसिकली क्या होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और इसका इस्तेमाल जनरली कहाँ पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो क्रेडिट सेल होता है, उधार पे जो एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको 3 अलग अलग टर्म में इशू किया जा सकता है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका इस्तेमाल करके ओवरनाइट 1 डे लोन्स अवेल किया जाता है बैंक्स के द्वारा
जो बैंक का लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरनाइट लिखा हुआ है, 1 डे लोन अवेल किया जाता है बैंक्स के द्वारा अपने लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कॉल मनी, ऑप्शन बी नोटिस मनी, ऑप्शन सी शॉर्ट मनी, ऑप्शन डी हाफ मनी, ऑप्शन ई सॉफ्ट मनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉल मनी, ठीक है। तो कॉल मनी का इस्तेमाल करके बैंकों के द्वारा 1 डे लोन अवेल किया जाता है, एक दिन के लिए लोन अवेल किया जाता है, जो बैंक का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होता है उसको पूरा करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नोटिस मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसका टेनर कब से कब तक होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। समझ में आ गया क्वेश्चन। नोटिस मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, बेसिकली नोटिस मनी मार्केट के अंदर एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया जाता है तो उसका टेनर कितना रहता है, कितने दिन से कितने दिन का रहता है, ठीक है, हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 2 to 7 डेज, ऑप्शन बी 2 to 14 डेज, ऑप्शन सी 2 to 21 डेज, ऑप्शन डी 2 to 28 डेज, ऑप्शन ई 2 to 90 डेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 to 14 डेज। जब एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से फंड बोरो किया जाता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए, तो वो क्या कहलाता है, नोटिस मनी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम मैच्योरिटी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 2 ईयर्स, ऑप्शन ई 5 ईयर्स। जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 1 ईयर। जाहिर सा बात है, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी इसका 1 ईयर ही होगा, 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता मिनिमम मैच्योरिटी तो आपका आंसर क्या होता, 7 डेज, ठीक है। कमर्शियल पेपर को 7 दिन से कम पीरियड के लिए इशू नहीं किया जा सकता है और मैक्सिमम इसको 1 साल तक के लिए इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक्स के द्वारा मेनली इसमें से किसका इस्तेमाल करके जो डेली बेसिस पे बैंक का कैश रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा किया जाता है, ठीक है। बैंक्स के द्वारा इनमें से मेनली किसका इस्तेमाल करके जो टेम्पोररी रिक्वायरमेंट होता है कैश का डेली बेसिस पे उसको पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए कमर्शियल पेपर, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस CBLO, ऑप्शन डी कॉल मनी, ऑप्शन ई नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे डेली बेसिस पे लिखा हुआ है तो जाहिर सा बात है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कॉल मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि ट्रेजरी बिल्स इनमें से किसके द्वारा भारत में इशू किया जाता है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सेबी, ऑप्शन ई नाबार्ड। तो जल्दी बताइए ट्रेजरी बिल्स भारत में किसके द्वारा इशू किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए तो नहीं इशू करता है ना ट्रेजरी बिल्स को, वो भारत सरकार के लिए इशू करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कमर्शियल पेपर जो कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है, तो इनमें से किस ईयर में कमर्शियल पेपर को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1955, ऑप्शन ई 1980। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1990। तो 1990 में कमर्शियल पेपर को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, और अगर देखिए क्वेश्चन में पूछना कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भारत के अंदर पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था तो 1989, ये भी याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एलिजिबल है कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट तो इशू कर ही सकता है। ऑप्शन बी प्राइमरी डीलर्स, तो प्राइमरी डीलर्स भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है। ऑप्शन सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, जितना भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल पेपर उसके द्वारा इशू किया जा सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों के द्वारा कमर्शियल पेपर को इशू किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कमर्शियल पेपर का मिनिमम मैच्योरिटी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 17 मंथ्स, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 7 डेज, ऑप्शन ई 5 ईयर्स। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 7 डेज। कमर्शियल पेपर को कम से कम 7 दिन के लिए इशू किया जाता है और मैक्सिमम 1 साल के लिए इसको इशू किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जीएस ऑफिशियल पेपर 1 में ये पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से स्टेटमेंट आपको बताया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में कौन सा स्टेटमेंट है पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है कॉर्पोरेशन को। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ये भी तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट। तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो ये भी सही है, पहला और तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होता है जिसको कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है कॉर्पोरेशन को, तो ये तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, उसको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ गलत है। तो कौन कौन सा सही हुआ, यहाँ पे 1 और 3 हमारा सही स्टेटमेंट है, राइट। तो उस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब इनमें से कौन सा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल मार्केट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो फाइनेंशियल मार्केट का 2 मेन टाइप क्या है, एक तो कैपिटल मार्केट और क्या है, एक मनी मार्केट। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मनी मार्केट। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के फेज 1 में। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेपो रेट क्या है। यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट बताया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेपो रेट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, राइट। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के फेज 1 में। और ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट सर्कुलर से पूछा गया था, आरबीआई का जो सर्कुलर आता है उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी को लेकर के करेक्ट है, ट्रू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहें तो ये वाले स्लाइड को पॉज करके ये जो दोनों स्टेटमेंट है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप ये वाले स्लाइड को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। ओके,
और देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला गया था कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट के अंदर बोरो करता है तो उसका वो खुद से लिमिट तय कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया था कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक वो कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट के अंदर जो बोरो करता है उसका लिमिट वो खुद से तय कर सकता है। हालांकि ये लिमिट जो प्रूडेंशियल लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ना जून 2023 में सर्कुलर इशू किया गया था इसको लेकर के, और उस सर्कुलर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इन क्वेश्चंस को हमने देखा है, तो ये सब आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।